Good evening, friends. How are you all? Hope you all are fine by bless of Almighty. Friends, if you want to seek any medical help, you can without any hesitation. I am here to guide you, to help you regarding common medical symptom and illness. दोस्तों, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ ऑनलाइन क्लिनिक डॉक्टर संजय कुमार में। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होगे और खैरियत से होगे, अल्लाह के फजल व करम से। दोस्तों, सेहत के मुतलिक आपको कोई आगाही चाहिए या कुछ भी पूछना हो तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हो। मेरा मकसद आपको सेहत की कॉमन बीमारियों के बारे में आगाही देना। दोस्तों, मां तव्हां सभी के फ्री ऑनलाइन क्लिनिक विद डॉक्टर संजय कुमार में एक दफ़ो वरी खुश आमदीद कयां थो। उम्मीद है तव्हां सभु खैरियत सां हूंदा ऐं सुठा हूंदा, अल्लाह जे फज़ल व करम सां। दोस्तों, सेहत के हवाले सां जेकॾहिं तव्हांखे का बि आगाही खपे, का बि शइ पुछणी हुजे त तव्हां मूं सां बेझिझक थी पूछी सघो था। दोस्तों, आज फिर हम जो है हेल्थ की आगाही के मुतलिक एक और नए और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने जो ये सीरीज़ शुरू की थी, इसकी शुरुआत में कहा था कि हम हर रोज़ एक नए और हेल्थ के कॉमन टॉपिक के बारे में आएंगे और हर रोज़ एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ आए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका उन्वान है फीवर। जी दोस्तों, हाँ, फीवर जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, हम सबको पता है फीवर क्या होता है, क्यों होता है। थोड़ी बहुत तो सबको पता होता है, लेकिन आज हम इसको थोड़ी तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फीवर जिसे हम उर्दू में बुखार कहते हैं, बुखार से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बुखार क्या है, फीवर क्या है। दोस्तों, जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, उससे बॉडी का गर्मीपद बढ़ जाए, उसे हम फीवर कहते हैं, बुखार कहते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी का जो है वो 37.6 और डिग्री सेंटीग्रेड 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.06 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। बुखार एक बीमारी नहीं, एक अलामत है जो हमें बताती है कि हमारे जिस्म में कोई चीज़ खराब हुई है। दोस्तों, यहाँ पे बुखार से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हाइपोथर्मिया। हाइपो लफ्ज़ का मतलब है कम होना, थर्मिया मतलब बुखार, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो, तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। उसके बाद है सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर जो है 95 से लेके 97 तक होता है। उसके बाद आता है लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया मतलब कम बुखार, जो है 99 टू 100 तक होता है। उसके बाद आता है मॉडरेट पायरेक्सिया, 99 टू मॉडरेट मतलब बहुत थोड़ा बुखार हो, 99 टू 100 तक जो बुखार हो उसे मॉडरेट पायरेक्सिया कहते हैं। उसके बाद आता है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया जो है 105 तक हो जाता है, मतलब जिस्म का जो गर्मीपद है, जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 105 तक हो जाए, उसे हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। फिर आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जब बॉडी का टेम्परेचर 105 से भी ज़्यादा हो जाए, उससे हाइपोथर्मिया कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे हाइपर पायरेक्सिया और हाइपोथर्मिया में फ़र्क ये है कि हाइपर पायरेक्सिया जो है दोनों में जिस्म का गर्मीपद बढ़ जाता है, लेकिन हाइपर पायरेक्सिया जो है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जबकि हाइपरथर्मिया जो है
वो हीट एक्सपोजर, मतलब जैसे हम शदीद गर्मी में बाहर निकलें तो उसकी वजह से हो सकता है, किसी हीट एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। तो इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो हाइपर पायरेक्सिया है उसे हम बुखार की दवाई से ठीक कर सकते हैं, जबकि हाइपरथर्मिया को हम बुखार की दवाई से कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस की बुखार क्या है, उसके कॉमन बुखार से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की। अब बुखार के कुछ टाइप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ऑनसेट फीवर। ऑनसेट का मतलब है कि टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं। बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो गर्मी पद है वो एकदम से बढ़ जाए, उसे कहते हैं उसे हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ फीवर। और उसके बाद दूसरा आता है फेस्टिगम। फेस्टिगम फीवर का मतलब यह है कि बॉडी का टेम्परेचर है, जो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक हाई लेवल पे, एक पीक पे पहुंच जाए, फिर वहीं पे कांस्टेंट रहे, तो उसे हम फेस्टिगम कहते हैं। कि बॉडी का टेम्परेचर एक पीक पे, एक हाइट पे, एक ऊंचाई पे पहुंच जाए और फिर वहीं पे कांस्टेंट रहे, उससे हम फेस्टिगम फीवर कहते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप जो आता है जैसे डेक्लाइन फीवर कहते हैं, और दूसरा नाम है डिफरवेसेंस। दोस्तों, डिक्लाइन का मतलब यही है कि बॉडी का टेम्परेचर गर्मी पद एक बार बढ़ गया, अब वो वापसी कम होना शुरू कर देगा और नॉर्मल तक आ जाएगा, इसे हम डिक्लाइन कहते हैं। डिक्लाइन के दो टाइप्स हैं, एक क्राइसिस फीवर, डिक्लाइन फीवर के, दूसरा लाइसिस। अब क्राइसिस फीवर जो है उसमें क्या होता है, एकदम से टेम्परेचर सपोज 105 से एकदम पे 98 पे आ गया, तो इसे हम कहते हैं क्राइसिस फीवर। और क्राइसिस फीवर के भी दो टाइप हैं, एक है फॉल्स क्राइसिस, दूसरा है ट्रू क्राइसिस फीवर। फॉल्स क्राइसिस फीवर में क्या होता है कि फॉल्स क्राइसिस फीवर जो है, फॉल्स क्राइसिस फीवर जो है उसमें जो फीवर तो कम होता है लेकिन उसमें बीमारी रहती है। जबकि ट्रू क्राइसिस फीवर में क्या होता है कि बीमारी भी कम हो जाती है और फीवर भी कम आता है। दोस्तों, हम आज फीवर, बुखार को डिस्कस करेंगे। इस मौजू से हम सब वाकुफ़ हैं। आपको इस मौजू के मुतलिक, बुखार के मुतलिक कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम इस टॉपिक के इख्तिताम पे कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें। बढ़ते हैं आगे। जो हमने अभी पढ़ा क्राइसिस, अब दूसरा इसका टाइप है, उसको कहते हैं लाइसिस। लाइसिस का मतलब ये है कि क्राइसिस में जो सडनली टेम्परेचर फॉल होता है, लाइसिस में जो है टेम्परेचर कम होता है लेकिन जिगजैग। जिगजैग का मतलब है उतार चढ़ाव, कम होता है फिर ज़्यादा होता है फिर कम होता है, इस तरीके से कम होता है। तो दोस्तों, ये जो है फीवर का हमने किस्म पढ़ रहे हैं अभी। अब इसके बाद आता है रेमिटेंट फीवर। दोस्तों, रेमिटेंट फीवर जो वो है कि जो मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंस हो 2 डिग्री का हो। सपोज 37 डिग्री मॉर्निंग का हो तो रात का 39, मतलब 37 मॉर्निंग का हो, 39 रात का हो, 2 डिग्री का डिफरेंस हो, फिर वो टेम्परेचर वापसी नॉर्मल पे आ जाए, तो इसे हम रेमिटेंट कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दोस्तों ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है सब नॉर्मल हमने पढ़ा था दोस्तों, और 97 से लेके 97 तक जो होता है नॉर्मल से थोड़ा कम, वो 97 जो सब नॉर्मल से टेम्परेचर बढ़ के फीवर हो जाए, फिर रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वापसी नॉर्मल आ जाए, तो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट के फीवर के बाद आता है इनवर्स फीवर। दोस्तों, इनवर्स लफ्ज़ का मतलब है कि एक दूसरे के अपोजिट। मतलब इनवर्स फीवर में यह होता है कि सुबह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है सुबह के वक्त, और रात के वक्त वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, इनवर्स फीवर क्या होता है कि वो फीवर जो सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा हो और रात के वक्त बहुत कम हो, तो इसे कहते हैं इनवर्स फीवर। उसके बाद आता है हेक्टिंग और स्विंगिंग फीवर। समझे यू आर। अभी सर राजा अरशद ने एक अच्छा मैसेज दिया है और मुझे अप्रिशिएट किया। वेलकम, वेल डन डॉक्टर संजय, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। सर राजा अरशद साहब, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
दोस्तों, अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए अब फीवर का एक और किस्म है जिसे हेक्टिक फीवर या स्विंगिंग फीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है रिगर्स फीवर। रिगर्स फीवर में दोस्तों ये होता है कि एक तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके साथ साथ शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, कपकपाहट होती है, जैसे हम मलेरिया वाले मरीजों में देखते हैं, उसे रिगर्स फीवर कहते हैं। इसके भी 3 टाइप होते हैं। एक स्टेज 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बंदा बहुत ठंडा होता है, हाथ पाँव उसके ठंडे हो जाते हैं। फिर 8 स्टेज हो जाती है, फिर बहुत सारा पसीना हो जाता है, जिसे स्वेटिंग स्टेज कहते हैं। दोस्तों, फीवर को आज हम फीवर डिस्कस कर रहे हैं। फीवर के मुतालिक किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको इस जो आज के मौजू के इख्तिताम पे सारे सवालों के जवाब दे दूं। शुक्रिया दोस्तों। फीवर को अब मैंने थोड़ा सा फीवर क्या होता है, कॉमन टर्म्स फीवर के रिलेटेड हैं, उनके बारे में बात की। उसके बाद जो है फीवर से के कुछ किस्म हैं, उसके बारे में बात की। अब इसको थोड़ा और मज़ीद दोस्तों, सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसे हम फीवर कहते हैं। उसकी क्या वजूहत होती है कि बॉडी में कोई बीमारी हो, बुखार हो, कोई इन्फेक्शन हो अंडरलाइंग, तो उसकी वजह से होता है। यहाँ पे एक चीज़ वादे कर दूं कि फीवर या बुखार एक अलामत है। बुखार एक अलामत है, बीमारी नहीं है। ये हमें सिग्नल देती है, हमें बताती है कि हमारे बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी खराबी है, बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। उसकी वजह से ये हमें सिग्नल देती है। एक्चुअल में जो जिस्म के जितने भी इन्फेक्शन हैं, जितने भी बीमारियां हैं बॉडी की, उन सब की कॉमन सिम्टम, आम सिम्टम, सबकी पहली सिम्टम जो है वो बुखार की शक्ल में होती है। उसके अलावा जो है, जब बॉडी का गर्मीपद बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो है बॉडी का एक कुदरती जो डिफेंस मैकेनिज्म कहूँ तो ये फाइट करता है उनके खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ, और रिजल्ट में फीवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतना ही पैथोजन की ग्रोथ स्लो होगी। जितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही पैथोजन की ग्रोथ स्लो होगी। उसके बाद जो है कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी के टेम्परेचर की वजह से जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कर रहे हैं, वो उनकी एक तो ग्रोथ कम हो जाएगी। दूसरी जो है, जो बुखार कर रहे हैं या इन्फेक्शन की वजह जो बन रहे हैं वो हमारे जो वो उनका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। दूसरा जो है, फीवर के बनने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्योंकि गर्मीपन हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। जैसे जैसे जिस्म का गर्मीपद बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारे जिस्म का गर्मीपद बढ़ता जाता है, तो ये क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू रिपेयर में तेज़ी आ जाती है। तो दोस्तों, बॉडी का टेम्परेचर जो है कभी कभार नॉर्मल शेव में भी बढ़ जाता है। जैसे एक्सरसाइज में, ओव्यूलेशन के पीरियड में, नॉर्मल प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में भी बढ़ जाता है। तो इसे हम बुखार नहीं कहेंगे जब तक कोई पैथोजन ना मौजूद हो, सब नॉर्मल टेम्परेचर इसे हम कहेंगे। उसके बाद ये हम लोग आगे आते हैं कि ये जो बॉडी में बुखार को कंट्रोल कौन करता है, दिमाग करता है। दिमाग में वो कौन सा हिस्सा है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? दिमाग में वो हिस्सा है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है जो थर्मोस्टेट तौर काम करता है, जो थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। और उसके बाद जो है कि बॉडी के जो टेम्परेचर को एक मखसूस सेट पॉइंट टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है। अब दोस्तों, क्या होता है कि हमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, ज़्यादा साइकिलिंग कर ली, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू होगी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो कूलिंग सिग्नल देता है बॉडी को,
तो बॉडी क्या करती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, डीप ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस ज़्यादा सांस तेज लेना, दिल की धड़कन तेज होना, जिससे वो जो गर्मी भरी हुई है एक्सरसाइज की वजह से या साइकिलिंग करने की वजह से, वो बॉडी से बाहर निकलती है। तो इसे हम कहते हैं जो कूलिंग मैकेनिज्म। अब उसके बाद आता है हीटिंग मैकेनिज्म। अब हीटिंग मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? हीटिंग मैकेनिज्म ये है कि जब हम किसी ठंडी जगह पे चले गए, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तब ये हाइपोथैलेमस हमारे जिस्म को सिग्नल देता है गर्मी पैदा करने के। जो ये हाइपोथैलेमस है हमारे बॉडी को गर्मी के सिग्नल देता है। तो और क्या करता है, रिलीज कराता है एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और वेसो कंस्ट्रक्शन, वेसल की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब जो एसिटाइल कोलिन क्या करते हैं, जो बॉडी की हीट बढ़ाते हैं, और जो वेसो कंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो क्या करती हैं, जिस्म तक हीट को बाहर नहीं जाने देती ताकि जिस्म गर्म रहे। उसके बाद तीसरी पॉइंट जो है हमने पढ़ी है वो एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करते हैं, शिवरिंग कराते हैं, जिससे क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो बॉडी की है वो तब्दील हो जाती है हीट एनर्जी में, ताकि जिस्म गर्म रहे। केमिकल एनर्जी बॉडी की तब्दील हो जाती है हीट एनर्जी में ताकि जिस्म गर्म रहे। तो इस तरीके से जब ठंडी जगह पे हम जाते हैं तो हाइपोथैलेमस जिस्म को ये कूलिंग गर्म सिग्नल देता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट पे वापसी आ जाता है। मतलब हाइपोथैलेमस हमारे जिस्म में वो काम करता है कि जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। दोस्तों, हम आज बुखार के बारे में, जो हमारा एक कॉमन सिम्टम है, डिस्कस कर रहे हैं। इस बुखार के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं टॉपिक के इख्तिताम पे, हमारे इस मौजू के इख्तिताम पे मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब फीवर के क्या वजूहत होती हैं, क्या फीवर क्यों होता है? दोस्तों, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, मुख्तलिफ इन्फेक्शन की वजह से, और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है कि हमारा जिस्म की अपनी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम करे, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। जैसे एसएलई वगैरह, कुछ मेलेग्नेंसी या कैंसर सेल की वजह से भी होता है। कुछ मिससेलेनियस में जैसे ये होता है कि हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाए, थायराइड का इशू हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इंसान बाल लगे और उसको बेहोशी का दौरा हो जाए ज़्यादा गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक वगैरह की वजह से। तो ये सारी वजूहत हैं इसके काजेज़ में, सबब में। उसके बाद दोस्तों आते हैं कि जो हमारा बुखार जो है ना बॉडी में, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, वो एक इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है। अब इन्फ्लेमेटरी क्या है कि बुखार जब अब हम इसको थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के हिसाब से इस मैकेनिज्म को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि बॉडी में कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, तब उन्होंने क्या करते हैं कि बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इसमें साइटोकाइनिन आते हैं। साइटोकाइनिन में मोस्ट कॉमन जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है इंटरल्यूकान 2, जो क्या करते हैं, फीवर इंड्यूस जो फैक्टर्स हैं उसको रिलीज करते हैं, जिसे हम पायरोजन कहते हैं। अब ये पायरोजन क्या करता है, ये सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को कि बॉडी में जो है टेम्परेचर बढ़ गया है और टेम्परेचर बढ़ गया है। अब ये हाइपोथैलेमस जो है सिग्नल देते हैं जो एक्ट करते हैं थर्मल, जो टेम्परेचर रेगुलेटरी न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे। फिर वो जो है वो क्या करते हैं, शिवरिंग कराते हैं, वेसो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। इन बीच में दोस्तों एक प्रोस्टाग्लैंड पे भी ये एक्ट करते हैं। जो हाइपोथैलेमस है वो पहले प्रोस्टाग्लैंड पे एक्ट करता है, फिर थर्मल न्यूरोट्रांसमीटर पे करता है। दोस्तों, इसके बाद जैसे हम कॉमन जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं, जो बुखार कम करने की गोलियां देते हैं, जिसमें एस्प्रिन वगैरह हैं, वो प्रोस्टाग्लैंड पे अमल करती हैं और हमारे इसी बॉडी के मैकेनिज्म पे पूरा सा काम करते हैं। अब आते हैं कि बुखार में हमें किन किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, को कैसे
करना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल बुखार, जैसे बोला कि बुखार हमें बॉडी का सिग्नल देता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई मसला ना हो। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बुखार अपने एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ जाए। एक नॉर्मल लिमिट तक बुखार तो सही है, उससे अगर बढ़ गया तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन कराते हैं। दोस्तों अगर एक तो चीज़ इसका देखना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। अगर 103 और 104 तक हो जाए बुखार तो सीवियर ब्रेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दिमाग के बहुत ज़्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन कर देता है, जिसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग में झटके पड़ जाते हैं, दिमाग में कोई और बड़ी इन्फेक्शन हो जाती है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमें बुखार में एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बुखार बढ़ ना जाए। दूसरा रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए। और जो कूलिंग इंटरवेंशन है, जैसे जो पट्टियाँ वगैरह हम जैसे करते हैं ताकि बुखार ना बढ़े, और बुखार कम करने की गोलियां देते हैं जैसे एंटीपायरेटिक वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं। उसके बाद दोस्तों आज हमने फीवर के कॉमन सिम्टम, काजेज, कॉमन टाइप और चीज़ें पढ़ी। अब आते हैं कि फीवर की मतलब डायग्नोस कैसे करेंगे, फीवर में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और आगे फीवर में कैसे मैनेज करेंगे फीवर के पेशेंट को। दोस्तों फीवर का पेशेंट, अब हम आगे जो बढ़ते हैं, सबसे पहले कोई भी पेशेंट हो, किसी भी बीमारी का हो, हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है हेड टू टो फुल एग्जामिनेशन करते हैं। दोस्तों अब आते हैं कि हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछते हैं। हिस्ट्री में हम पूछते हैं फीवर कब से है, सबसे पहले ड्यूरेशन, टाइम मतलब दिन में किस टाइम ज़्यादा होता है, किस टाइम कम होता है, और पूरा दिन मतलब बुखार एक ही जितना रहता है या कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये बातें हम करते रहेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो है तीसरा जो क्वेश्चन है कि फीवर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब फीवर के साथ रिगर्स तो नहीं है, मतलब शिवरिंग तो नहीं होती, कुपकुपाहट तो नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पूछेंगे। उसके बाद जो चौथी चीज़ हम पूछेंगे, तो फीवर के साथ और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे उल्टी है, सर का दर्द है वगैरह वगैरह। दोस्तों ये 4 सवाल हम हर फीवर के बुखार के मरीज़ के साथ हम पूछेंगे। अब उसके बाद आता है कि हेड टू टो एग्जामिनेशन होती है इसमें। मतलब कि सिस्टमेटिक रिव्यू में क्या क्या पूछते हैं। दोस्तों हम सिस्टमेटिक रिव्यू के हिसाब से हिस्ट्री में सबसे पहले हेड टू टो के हिसाब से पहले पूछेंगे सर में दर्द तो नहीं है, आंखों में कोई दर्द तो नहीं है, आंखें लाल क्यों, आंखें लाल तो नहीं है, आंखों से पानी तो नहीं आ रहा, कानों में दर्द तो नहीं है, कानों में पानी तो नहीं आ रहा, नाक तो नहीं बह रही है, गला खराब तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, गले के अंदर सोर थ्रोट तो नहीं है, खसखस तो नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फेरेंजाइटिस वगैरह तो नहीं है, टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, नेक अकर तो गर्दन जो अकर तो नहीं रही है, ये फिर आएंगे हम शांति पे, सांस करने में दुश्वारी तो नहीं हो रही है। फिर पेट पे आएंगे, पेट में दर्द तो नहीं है, अगर दर्द है तो पेट में किस जगह पे है। तो उसके बाद जो है बाउल्स पे जो है पेशाब और पाखाना टाइम पे होता है या नहीं होता है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई हुई है। उसके बाद जो है आपके जेनाइटल एरिया हैं जो, उसमें तो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें कोई दर्द तो नहीं है, पेशाब करने में कोई तकलीफ तो नहीं है, पाखाना करने में तो कोई तकलीफ तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, या पाखाने के साथ खून तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। उसके बाद मसल्स में बॉडी के कहीं दर्द तो नहीं है, पट्टे वगैरह कर तो नहीं रही हैं, बोन में कहीं दर्द तो नहीं है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम हेड टू टो पूछेंगे। उसके बाद जो है हम इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों हम कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो फीवर की करते हैं, सीबीसी होती है, यूरिन डीआर करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक्सरे टेस्ट करते हैं। ये तो वैसे ही हम करवाते हैं हर फीवर के पेशेंट के साथ। बाकी रिलेटेड टू सिम्टम्स जो सिस्टमेटिक सिम्टम के तरीके से हम आगे करेंगे, किस सिस्टम में क्या तकलीफ है, उस हिसाब से हम आगे पहुँचेंगे। जैसे अगर किसी को पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड उस हिसाब से होंगे। जैसे अगर किसी को ज़्यादा खांसी हो रही है तो हो सकता है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि हमें और सीटी स्कैन वगैरह करवाने पड़ेंगे।
और अगर पेशाब में ज़्यादा तकलीफ है तो उस हिसाब से टेस्ट करवाएंगे। ब्लड तो जो बीमारी होगी उससे रिलेटेड कराएंगे। लेकिन कॉमन इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर से आता हूँ, जो हम कॉमन इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें जो है ब्लड सीबीसी, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, और उसके बाद एक्सरे टेस्ट करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, और जो है यूरिन डीआर करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे पेशेंट में। ट्रीटमेंट सर दोस्तों रिलेटेड टू अंडरलाइन काज, कोई बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके एंटीबायोटिक के हिसाब से देंगे। दोस्तों यहाँ पे एक मैं ज़रूरी हिदायत करना चाहता हूँ कि अपने आप कोई एंटीबायोटिक ना लें। अपने आप बगैर किसी डॉक्टर के सजेशन के, बगैर किसी प्रिस्क्राइब के आप कोई दवाई ना लें, कोई एंटीबायोटिक ना लें। उसका क्या नतीजा होता है, एक तो वो दवाई टॉलरेंस प्रोड्यूस करती है। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि वो डोज आपने अपने हिसाब से ले लिया है, अब उस डोज से आपको अगर डॉक्टर लिख के देगा तो आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। दूसरा रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस ये होता है कि फिर वो दवाई आपके जिस्म पे कभी असरात नहीं करती, फिर दवाई तब्दील करनी पड़ती है। तो बराए मेहरबानी अपने आप कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। जो कॉमनेस्ट है तो हम एंटीपायरेटिक ही देते हैं, जिसमें एस्प्रिन आ गया, एनसिड आ गया, जैसे आइब्रुफिन जैसे वगैरह देते हैं। तो ये बुखार को तो कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन जो अंडरलाइन काज जो बीमारी होती है उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। फ्रेंड्स, we have discussed fever briefly with its type, common causes, mechanism, and its treatment, prevention। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है किसी दोस्त को तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकता है और अपने सवाल पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देके आपको मुतमिन करूँ। हमने आज कॉमन सिम्टम जिसे हम बुखार कहते हैं, बुखार जो एक दिलचस्प टॉपिक है जिससे हम सब वाकिफ़ है कहीं ना कहीं, उसके बारे में बात की। यहाँ पे एक बार फिर से मैं ज़रूरी हिदायत है कि बुखार एक अलामत है, बुखार एक बीमारी नहीं, जो हमें बताती है कि हमारे जिस्म में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, वो हमें सिग्नल देती है, हमें बताती है। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट दोस्तों, बराहे मेहरबानी अपने आप कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। अपने आप एंटीबायोटिक लेने का नुकसान होता है, एक तो टॉलरेंस हो जाती है कि अगर आपने कोई एंटीबायोटिक अपने आप ले ली, जब वही एंटीबायोटिक कोई डॉक्टर आपको लिख के देगा तो आपको वही एंटीबायोटिक अगर आपको कोई डॉक्टर लिख के देगा तो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आपको वो डोज तो ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर डोज बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर अपने आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो वो एंटीबायोटिक फिर आपकी बॉडी में दोबारा असर नहीं करेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करवाने के लिए, असर नहीं करेगी, फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा कि वो असरात कंट्रोल करने के लिए आपको जो है फिर और एंटीबायोटिक लिख के देनी पड़ेगी डॉक्टर को। तो बराए मेहरबानी एहतियात करें, अपने आप खुद एंटीबायोटिक ना लें। और मैं अपने टॉपिक को यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी ये कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, SOP पे का ख्याल रखें और मास्क पहने। और मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर शाम 7 बजे एक और टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।